हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स के अंदर क्या करेंगे। जो यूनिट थर्ड है ना उसको करेंगे। ओके। यूनिट थर्ड कौन सा? यूनिट थर्ड नहीं, यूनिट सेकंड, योर सेकंड यूनिट सेकंड, जिसका नेम है तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो ये जो यूनिट है ना तुम्हारा साउंड के बारे में है, मतलब फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में ना तुम साउंड को ही पढ़ोगे। साउंड इन द सेंस मतलब जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना उसको पढ़ना है। अभी अपने ना इस वाली वीडियो में बिल्कुल बेसिक ही डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे वेव्स क्या होती हैं, उनको कितनी कैटेगरीज होती हैं, साउंड किस में आता है, किस वेव का एग्जाम्पल है, और साउंड के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, वो सारे अपने एक बार देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मेन मेन टॉपिक से अपने स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये बेसिकली थर्ड सेम की फिजिक्स हैं। थर्ड सेम के अंदर ये चैप्टर है। ओके, थर्ड सेम का हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, तुम उस वीडियो में जा सकते हो। तो हम सबसे पहले ना वेव के बारे में समझते हैं, क्योंकि ना ये तुम्हारा पूरा फिजिक्स है ना थर्ड सेम वाली, उसमें वेव्स के बारे में ही बात होगी। तो वेव अगर वर्ड क्लियर हो जाए, है ना, तो हमें फील आ जाएगी चैप्टर की। तो देखते हैं। देखो, वेव से तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारे माइंड में ना जैसे वेव नाम सुनोगे ऐसे करके ना ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि ये होती है वेव भाई, ऐसे ट्रैवल करती है वेव, है ना। या फिर तुमने 11वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ रखी है ना, तो तुमने पानी के अंदर जैसे पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे सर्कल की फॉर्म में रिपल्स आगे बढ़ती हैं, ऐसा ही होता है ना। अब साउंड वेव है, मान लो ये तुम्हारे पास स्पीकर है, स्पीकर से साउंड ऐसे करके निकलती है ना, वो भी तो एक वेव है। जैसे रस्सी है, रस्सी का मान लो ये दोनों एंड है, यहाँ से एक रस्सी बांध रखी है तुमने। अब तुमने रस्सी को कर दिया डिस्टर्ब, तो वो ऐसे ऐसे करके ना वाइब्रेट करेगी और वेव सी बना लेगी, है ना। तो ये सारी वेव के एग्जाम्पल हैं। ये तो सारे एग्जाम्पल है, बट एग्जैक्टली ये वेव होती क्या है हमें तो वो जानना है। तो लेट्स सी व्हाट इज वेव। सो वेव कुछ नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफर है। तुमने एनर्जी के बारे में सुना होगा ना। एनर्जी, एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, जो वर्क डन करते हैं ना, कितना वर्क डन करा, है ना, तुम्हारे पास कितने वर्क डन करने की कैपेसिटी है, कितना काम कर सकते हो। अगर तुम ज़्यादा काम कर सकते हो तो तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा है, तुम कम काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी कम है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ये एनर्जी ना ट्रांसफ़र हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। और जब ये एनर्जी को तुम ट्रांसफ़र करते हो ना, तो ये वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र ही है वेव। बट ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, एनर्जी तो हम देख नहीं सकते, जस्ट हमें इसका इफेक्ट दिखाई देता है, राइट। तो अब इससे ना वेव की डेफिनेशन से तुम्हें क्लियर होगा कि एनर्जी आखिर ट्रांसफर कैसे होती है। तो वेव कुछ नहीं है, एक तरह की ना डिस्टर्बेंस है। क्या है? डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम के अंदर हुई वो डिस्टर्बेंस, जिसमें एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होती है, ट्रांसफर होती है, विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम। मतलब उस मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं होते, पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहते हैं। मान लो ये ना मीडियम के पार्टिकल पड़े हैं, ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं मीडियम के, अब अपनी जगह पे ऐसे पड़े हैं, हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, यहाँ से हमने डिस्टर्बेंस क्या कर दी, क्रिएट कर दी। अब डिस्टर्बेंस जो है ना वो आगे बढ़ेगी, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहेंगे। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाएगी एनर्जी, लेकिन पार्टिकल की जगह चेंज नहीं होगी, पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो यही तो गेम है वेव के अंदर। तो वेव के अंदर ना तीन मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली कि वेव क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस होती है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस होती है। इस डिस्टर्बेंस के अंदर जो एनर्जी है वो क्या करती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होती है। बट पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन, पार्टिकल की जो पोजीशन है बेसिकली वो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज है वो नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से वेव की डेफिनेशन हो जाती है। होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा इसकी डेफिनेशन। अब हम वेव की कैटेगरी समझते हैं। वेव ना दो टाइप की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। पहले हम मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख लेते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट है ना वो मैकेनिकल वेव पे बेस है, और बाकी के तीन यूनिट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस है। तो हमारे पास फर्स्ट वेव आती है मैकेनिकल वेव,
शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और इधर साइड है गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो मैकेनिकल वेव होती है ना, ये वेव की डेफिनेशन एक मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है, मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है एक तरह की, जो कि जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बट जो पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये मतलब मैकेनिकल वेव है ना, इसके अंदर मीडियम रिक्वायर्ड होता है। भाई एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, तो पार्टिकल तो होने चाहिए ना, मीडियम होगा तभी तो पार्टिकल होंगे ना। तो ये मीडियम, इसको ना ट्रैवल करने के लिए मीडियम इसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो मीडियम है वो नहीं चाहिए होता है, ये वैक्यूम में ट्रैवल करती है। लाइट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है ना, तुम्हें पता है सन और अर्थ, सन से लाइट आती है, वही लाइट तो हम लेते हैं, है ना, जो सन से लाइट आती है वही तो ट्रीज यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, मतलब सन से आ रही है लाइट, हमारे लिए सोर्स है सन। तो वैक्यूम में ट्रैवल होके आ रही है ना, बीच में प्लैनेट्स के बीच में कौन सा एयर है, वैक्यूम ही है, कोई मीडियम नहीं है ना, तो वहाँ से ट्रैवल होके लाइट आ रही है अपने पास। तो वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ये ट्रैवल कर सकती है। दूसरी चीज़ ये, इसमें ना जो मोशन कर रहे हैं वो कौन करते हैं, पार्टिकल मोशन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मोशन होती है ना बेटा जी, किसकी मोशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मतलब इसमें ना कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा बेटा, इसमें फील्ड मूव कर रहे हैं। फील्ड एक इमेजिनरी चीज होती है, कोई रियल में तुम देख नहीं सकते, ऐसी चीजें यहाँ पे प्रोपेगेट कर रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। हम सिर्फ उनका इम्पैक्ट ही देख सकते हैं, वो एग्जैक्टली हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये था डिफरेंस मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जो हमारे पास मैकेनिकल वेव होती है उसके एग्जाम्पल साउंड हो गया, जो जैसे रस्सी होती है, रस्सी से जो तरंगे बनती है वो भूकंप की तरंगे होती हैं, वो सभी मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल। और जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल। और अपने को इस चैप्टर में बेसिकली साउंड के बारे में करना है, तो अपने मैकेनिकल वेव को ही देखेंगे। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसलिए डिस्कस किया ताकि तुम्हें ना डिफरेंस पता चल जाए कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर। अभी अपने हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव के बारे में। मैकेनिकल वेव जो होती है ना, वो बेसिकली दो तरह की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो तरह की। पहली होती है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव, और यहाँ पे आप वेव वर्ड यूज करें साथ में। देन इसके बाद होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव इसके बाद आती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसमें पार्टिकल के ऑसिलेट करने की डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और जो वेव के जो प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन है, वो दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पार्टिकल के ऑसिलेट करने की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन दोनों क्या परपेंडिकुलर होती हैं लॉन्गिट्यूडनल में। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो वेव होता है उसके प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन एंड सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आई थिंक। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जिस पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, कण के गति करने की दिशा और जो तरंग के गति की दिशा समान होती है। वेव की मोशन की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन सेम होती है लॉन्गिट्यूडनल में। और जो परपेंडिकुलर वाला केस है ना, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन लंबवत होती है, वो ट्रांसवर्स वेव में आता है आपके पास। मैं इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन, मतलब इसका ना थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँ तुम्हें। मान लो ना ये पार्टिकल पड़े हैं, ये एक मिनट, ये अपने पास है पार्टिकल, ये भी है पार्टिकल, ये भी पार्टिकल। अभी ये नॉर्मली पड़े हैं। अब इसमें ना पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये ऐसे इनका कंप्रेशन हो रहा है, ये इसका रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, इनका कंप्रेशन हो रहा है। रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन की फॉर्म में इसमें आगे बढ़ते हैं पार्टिकल। तो इसमें पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन और इनके कंप्रेशन एक्सपेंशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों ही सेम है। तो ऐसी तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है अपने पास साउंड और जो स्प्रिंग है ना, वो साउंड एंड स्प्रिंग। साउंड अगर को समझना है तो स्प्रिंग को समझ लो। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पे अगर तुमने बाहर की तरफ फोर्स लगाया तो वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो उसकी शेप होती है वो उसकी बैलेंसिंग स्टेट होती है, नेट फोर्स जीरो होता है। जब तुम बाहर से फोर्स लगाते हो तो इसमें एक अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर दोबारा उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे ले आता है। तो इसी कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के थ्रू स्प्रिंग से अगर वेव बनेगी ना, वो आगे आगे ट्रांसफर होती है। ऐसे साउंड के पार्टिकल्स होते हैं। साउंड में कंप्रेशन होता है,
रेयर फ्रैक्शन होता है। इस फॉर्मेट में जो वेव है वो क्या करती है, आगे बढ़ती है। अब अपने आते हैं ट्रांसवर्स वेव के अंदर। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी वेव के प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन और पार्टिकल के ऑसिलेट करने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर। मतलब ऐसा समझो कि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव ऐसे जा रही है, तो हो गए ना परपेंडिकुलर। जैसे रस्सी है, रस्सी को तुमने पकड़ के ऐसे उसको वाइब्रेट करा तो रस्सी ऐसे ऐसे जाएगी, इस तरह से आगे बढ़ेगी ना। रस्सी के गति करने की दिशा ये है, लेकिन रस्सी के जो कण है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अभी अपने ना वाटर का एग्जांपल भी ले सकते हैं। वाटर का एग्जाम, पानी के अंदर जैसे पत्थर फेंका तुमने, ये पानी, दिस इज वाटर, वाटर के अंदर तुमने पत्थर फेंक दिया, तो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा कोई, वो ऊपर, वो मीन पोजीशन, उस पर फोर्स लगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, बट यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स के कारण दोबारा ऊपर आएगा, इस तरह से मीन पोजीशन की तरफ वो ऑसिलेट करेगा। फिर ये क्या करेगा, अपने आसपास वाले पार्टिकल्स को एनर्जी देगा, फिर वो भी अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। फिर आगे आगे एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे और सर्कल की फॉर्म में ऐसे रिपेल्स बन जाएंगे वाटर के अंदर, और सर्कुलर सर्कल की फॉर्म में ऐसे वेव ट्रांसफर होगी। तो ये ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन वेव कैसे बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है, तो दोनों लंबवत नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो इस तरह से था ये। तो मैंने तुम्हें वेव के बारे में समझाया, वेव क्या होती है, और जो मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव की कैटेगरी बता दी। अब अपना मेन चैप्टर है साउंड का, तो साउंड को डिस्कस करते हैं कि साउंड क्या होता है। तो देखो भाई, साउंड, साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। साउंड बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या होती है, जो कि हेयरिंग का सेंस क्रिएट करती है। क्या करती है, हेयरिंग सेंस क्रिएट करती है। ओके, एंड ये क्या करती है, ये एक इलास्टिक और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इलास्टिक एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इलास्टिक एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, अब हम ना साउंड की कैटेगरी कर देते हैं। जो साउंड है वो तीन तरह का होता है। साउंड तीन तरह की कैटेगरी में होता है। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड, देन अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड, देखो बेसिकली हमारे जो कान है ना, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होता है वही सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड आता है ना, वो ऑडिबल साउंड होता है, जो हमें सुनाई देता है। हमारे जो कान होते हैं वो सुन सकते हैं इस साउंड को, यानी ह्यूमन जो है ना, इस साउंड को फील कर सकते हैं, इस साउंड को सेंस कर सकते हैं। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड अपने कर लिया। अब अपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे तुमने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है ना, वैसे ही साउंड का रिफ्लेक्शन होता है जो हमें देखना है ना। लाइट में क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम में आ रही होती है तो किसी प्लेन से टकराती है और दोबारा उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इस घटना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में अगर तुम देखो ना, तो साउंड के अंदर ना, जैसे साउंड है वो एक मीडियम में आ रही है, मतलब दो मीडियम से गुजर रही है। अगर साउंड दो मीडियम से गुजर रहा है और अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब साउंड जाता है तो उनको अलग करने वाले सरफेस से टकराएगा और दोबारा उसी मीडियम में अगर लौट के आ जाए, तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोल देते हैं। ओके, साउंड का रिफ्लेक्शन है। दोबारा से इसको समझो कि अगर साउंड दो मीडियम में ट्रैवल करता है, मतलब एक मीडियम साउंड क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ये तुम्हारा मीडियम वन, दिस इज योर मीडियम टू। साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो फर्स्ट मीडियम में जैसे साउंड आता है तो उन दोनों मीडियम्स को अलग करने वाले सरफेस से टकराएगा और दोबारा उसी मीडियम में आ जाए, दोबारा उसी मीडियम में आ जाए, तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कुआं है, खाली कुआं पड़ा है, ठीक है, खाली कुआं बहुत डीप है ये। अब तुम इसके अंदर बोलोगे, बोलोगे तो साउंड यहाँ पे आएगा, आएगा आएगा, साउंड आएगा आएगा, और इसकी जो सरफेस है उस सरफेस से टकराएगा, टकराएगा, वो दोबारा से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और दोबारा तुमको सुनाई देगा वो साउंड। ठीक है, तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ओके, अब इसके बाद इसके लिए हम थोड़ा सा ना डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं कि साउंड का रिफ्लेक्शन जैसे ऐसे ही सेम होता है जैसे लाइट का होता है, तो उसको देखते हैं।
अब लाइट के रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं ना, वैसे साउंड के रिफ्लेक्शन के दो रूल्स होते हैं। तो इसको बोल देते हैं रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के रूल्स। तो रिफ्लेक्शन के रूल्स कौन कौन से हो गए? तो पहला चीज एंगल, जैसे लाइट होता है, वो एक इंसिडेंट रे आ रही है फिर जा रही है, ठीक है, और उसके एंगल कितना बना है वो मेजर करने के लिए नॉर्मल अपने ड्रॉ करते हैं ना। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं वो आई, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको आर बोलते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। दूसरी चीज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन के क्या हो जाते हैं? रूल हो जाते हैं। अब हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है सेम वैसे ही होता है जैसे कि लाइट का होता है, और रूल्स भी वैसे ही रहते हैं जैसे लाइट के होते हैं। तो इसको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, ये एक सरफेस ले लिया, ये लकड़ी का कोई सरफेस है, ठीक है, इस तरह से सरफेस हमने लिया, और यहाँ पे एक ना दो पाइप्स ले ली, दो पाइप ले ली अपनों ने, और एक पाइप ऐसे ले ली, ठीक है, और बीच में एक लकड़ी का कोई मीडियम सा रख दिया, मीडियम रख दिया, और यहाँ पे हमने कोई सोर्स ले लिया जो साउंड क्रिएट करेगा जैसे घड़ी, और इधर साइड कोई कान, ईयर है जो साउंड को सेंस करेगा, जैसे अपना कान है, कान लगा के इसको सुन रहे हैं अपने। तो यहाँ से जब ध्वनि अब होना क्या चाहिए, लकड़ी रख दी हमने, लकड़ी रख दी, तो यहाँ पे ना साउंड इधर इधर साइड हमें कम सुननी चाहिए, कम सुननी चाहिए थी, लेकिन घड़ी की टिक टिक जब आई ना तो हमें हमारे कानों को सुन रही थी साउंड। और इन पाइप को ना इस तरह से सेट करो कि जितनी घड़ी की टिक टिक यहाँ सुनाई देती है उतनी ही साउंड यहाँ भी सुनाई दे। तो उस एंगल पे हम सेट कर देते हैं। जब हम करते हैं ना उस एंगल पे सेट, तो फिर हमें प्रॉपर साउंड सुनाई देता है उस एंगल पे। तो उसको हम बोलते हैं तो इस तरह हम बोलते हैं कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो जाते हैं जब, तो उस एंगल्स पे साउंड हमें पूरी अच्छे तरह से सुनाई देता है, और साउंड जो है उसका रिफ्लेक्शन होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एको एंड रिवर्बरेशन रिवर्बरेशन और एको, इसको समझते हैं। तो एको क्या होता है, देखो, एको एक रिफ्लेक्शन होता है ना साउंड का, वही है, बट इसमें क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। इसमें भी होता है जैसे अब तुम बोलोगे कुछ तो साउंड टकराएगा सरफेस से और वापस लौट के आ जाएगा, है ना। जैसे अब हम पहाड़ों पहाड़ों वाले एरिया पे जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो वापस थोड़ी देर बाद दोबारा हमें सुनने लगता है, ऐसा लगता है कि हमें कोई आंसर कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पहाड़ जो होते हैं ना वो 17.2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे होने चाहिए। 17.2 मीटर इतनी डिस्टेंस से ज़्यादा पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, और बीच में फिर कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बीच में और पहाड़ है, तो बीच में कोई पहाड़ भी नहीं होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, है ना, हवा होनी चाहिए प्रॉपर, और फिर एक पहाड़ हो, तब जाके हमें एको सुनाई देता है, तब जाके अपने को आंसर मिलेगा उसका, ठीक है, हमने जो भी बोला उसका। अब इसके बाद ये था एको, जिसमें एक डिस्टेंस नाम का बैरियर लग जाता है, लेकिन इसके बाद आता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। री रिवर्बरेशन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कोई रूम है, रूम होता है, उस रूम में बहुत सारी वॉल्स होती हैं ना, तो जैसे कोई बोलता है तो उसमें हमें एक साउंड गूंजते हुए सुनाई देता है। तो उसमें क्या होता है, साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इस कारण से हमें ऐसा फील होता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को रिवर्बरेशन कहते हैं। और रिवर्बरेशन जो होता है वो बेसिकली सरफेस जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली ऐसा समझो कि इसके खाली होल होता है, खाली कमरा है, तो उसमें ज़्यादा रिवर्बरेशन होगा, ज़्यादा लाइट्स रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। और जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यानी जो अगर हम सामान वगैरह उस पर डाल देते तो वो इसको साउंड को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें साउंड का कम गूंजता है उस कंडीशनिंग में। तो ऐसा समझो इसको। तो एरिया ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होता है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिवर्बरेशन का टाइम, ठीक है। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है।
अब इसके बाद रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया, रिवर्ब्रेशन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन का जो केस है वो भी क्लियर हो गया अपने को। अब इसके बाद अपने पास न्यू टॉपिक रिफ्लेक्शन, इसके बाद न्यू टॉपिक आएगा जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।